अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मिस्टर गुलाम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, जो केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 है, क्लास नहम, और 2025 के अंदर जो सिलेबस आया है उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको स्कीम में बताया था कि 2026 की स्कीम में बोर्ड वालों ने इस चैप्टर का जो कम्बिनेशन रखा है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ रखा है। उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट, तो उसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और जिस स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई मसला हो, कहीं से किसी स्टूडेंट को समझ ना आती हो, या स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि इस सवाल को हमने और कैसे एक्सट्रापोलेट करना है, तो वो कमेंट्स के अंदर मैसेज करे और उसके मैसेज का जवाब दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा और उसको सही तरह से गाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में से चंद एक क्वेश्चंस हैं। मिंटू से ये चैप्टर, इसके पूरी बुक के अंदर सबसे आसान चैप्टर कौन होता है। सिर्फ आपने चीज़ों को बुनियादी तौर पर अच्छे तरीके से समझना है। इसके अलावा इस चैप्टर में से 3 बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि कंसेप्ट से रिलेटेड है, एसिड बेस के कंसेप्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे आज वाले टॉपिक में, तो वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है आर्हीनियस का एसिड और बेस का नजरिया। मिंटू से आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक का नाम है, वो आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक का नाम है जो आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर, वो है एसिड्स और बेसिस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एसिड के बारे में जो बुनियादी तौर पर इन साइंसदानों के आने से पहले, इन कीमियादानों के आने से पहले, बुनियादी तौर पर नजरिया ये था कि जो एसिड होता है उसका टेस्ट क्या होता है, तुर्श होता है, शोर होता है। और इसके अलावा जो बेस होती हैं उसका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, कड़वा होता है। तो ये इस तरह का नजरिया था। उसके अलावा कुछ और भी साइंसदानों ने थोड़े थोड़े उस पर काम किए हैं, एसिड्स पर, बेसिस पर। कोई बुनियादी चीज़ हमें नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि ये तमाम चीज़ें एसिड्स में आती हैं, ये तमाम चीज़ें बेसिस में आती हैं। तो एसिड और बेस के नज़रिए में सबसे पहला जो नज़रिया था वो स्वेंटे आर्हीनियस ने 1888 के अंदर दिया था। और आज हम उसी स्वेंटे आर्हीनियस का एसिड बेस का नजरिया डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। और इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको एसिड और बेस की बुनियादी चीज़ों के बारे में, बुनियादी कंसेप्ट्स के बारे में आपको मालूम हो जाए। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के लिए इन्फॉर्म किया जा सके, नोटिफाई किया जा सके। तो स्टूडेंट, मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में जो आपने सबसे पहले चीज डिस्कस करनी है वो है डेफिनेशन। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री में हम लिख लेते हैं कि ये वाला जो नजरिया है वो सबसे पहले सेवेंटे एस आर्हीनियस कब पेश किया था? 1888 में। इसको याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। एसिड की डेफिनेशन में सबसे पहले किसको, एसिड को ही डिफाइन कर लेते हैं कि इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, इस कंसेप्ट के मुताबिक हर उस चीज को हम एसिड कहेंगे, हर उस कंपाउंड को एसिड कहेंगे, हर उस शय को एसिड कहेंगे जो पानी के अंदर डिसोसिएट होकर क्या दे, हमें हाइड्रोजन आयन दे। सिंपल सी डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर आर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लेते हैं। द सब्सटेंस विच डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर आर एक्वस सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है कि वो शय जो पानी के अंदर डिसोसिएट हो और फिर क्या क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं।
हम यहाँ पे एक दो को डिस्कस करेंगे ताकि आगे वाली आने वाली तमाम चीज़ों को कवर किया जा सके इसी टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे हम एक जनरल चीज लेते हैं मिंटू से, यहाँ पे कोई भी एसिड है, अब ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन जो होता है आमतौर पर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो इसलिए यहाँ पे H2O लिखेंगे कि ये एसिड है, हमने क्या वाटर के अंदर क्या किया, डिसोसिएट करना चाह रहे हैं हम, तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन आयन आ गया, और इसके अलावा इसका एनाइन हो गया, कोई भी एनाइन हो सकता है। प्रोटॉन आ जाता है, हमें इसको प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर ना न्यूट्रॉन है और ना ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको सिंपल प्रोटॉन कहा जा सकता है। अब इस एसिड को क्या कहेंगे, आर्हीनियस एसिड कहेंगे, क्योंकि इसने पानी के अंदर डिसोसिएट होकर क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में आप देख लें कि HCl सबसे कॉमन एग्जांपल है, तो ये क्या होगी, डिसोसिएट होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, हाइड्रोजन आयन प्लस क्या होगा, क्लोराइड आयन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, क्या पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन स्टेबल रहते हैं? जी बिल्कुल नहीं रहते स्टेबल, ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे आप H3O प्लस भी लिख सकते हैं और हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं। मीन टू से डेफिनेशन के मुताबिक मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिखा है ताकि आपको अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ये चीज मिल जाए। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा भी आप बहुत सारी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HNO3। HNO3 वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा, सेम कंडीशन है, तो फिर ये क्या बना देगा, H पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन नेगेटिव। अब यहाँ पे ये दोनों जो है हाइड्रोजन आयन जो कहाँ से आए हैं, एसिड से आए हैं, और किसके अंदर डिजॉल्व होके आए हैं, वाटर के अंदर। उसको हमने डिजॉल्व करने की कोशिश की है और इसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो इस वजह से HCl और HNO3 दोनों ही आर्हीनियस एसिड्स हैं। ओके स्टूडेंट, उसके अलावा अगर हम बेस की बात करें, बेस, तो बेस क्या होती है, इसके अगेंस्ट बेस वो शय होती है जो पानी के अंदर डिसोसिएट होके हाइड्रोक्सल आयन दे, OH नेगेटिव आयंस दे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। द सब्सटेंस which dissociates to give hydroxyl ion in water। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या करेगा, ये वाटर के अंदर क्या देगा, हाइड्रोक्सल आयन देगा। और जैसे कि एसिड ने वाटर के अंदर क्या डोनेट किया था, क्या क्या किस चीज को डोनेट डिसोसिएट होकर ये किस चीज में तब्दील हुआ था, हाइड्रोजन आयन में तब्दील हुआ था। इन सेम केस ये हाइड्रोक्सल आयन बनाएगा। तो कैसे, इसके अंदर एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं कि ये बेस है, बेस ने डिसोसिएट होकर, अब ये डिसोसिएट किस में होगी बच्चे, ये डिसोसिएट होगी वाटर के अंदर। किसमें, वाटर में डिसोसिएट होकर ये क्या बना रही है, OH आयन बना रही है, और साथ में क्या होगा, कोई भी इसका कैटायन हो जाएगा। अब यहाँ पे एनायन और कैटायन के लिए आपने मतलब परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैंने एनायन लिखा है उसके नीचे एनायन ही आ रहे हैं। यहाँ पे हमने कैटायन लिखा है, तो जो भी बेस डिसोसिएट होगा यहाँ पे कैटायन लिखेंगे। तो सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है बेस की, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। किसकी है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा, H2O, सेम कंडीशन है यहाँ पे, इसको याद रखना है। तो ये डिसोसिएट होकर क्या बना रही है, OH आयन बनाएगी, ये OH आयन हो गया, और प्लस क्या बना रहा है, कैटायन। इसका कैटायन क्या है, सोडियम है, तो सोडियम प्लस आ जाएगा, ये कैटायन है। इसी तरीके से आप कोई और एग्जांपल ले लें, KOH ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, OH आयन बनाएगा, और साथ में क्या, पोटेशियम आयन प्लस। मीन टू से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी के अंदर डिसोसिएट होकर क्या दे रहे हैं, OH आयन दे रहे हैं, तो ये क्या है, आर्हीनियस बेसेस है।
तो ये दोनों क्या है, डेफिनेशंस होगी। आर्हीनियस एसिड क्या होता है, आर्हीनियस बेस क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स, जनरल एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डिस्कस करने वाला है इसके अंदर, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लें, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब क्या है, क्या हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो वो किस फॉर्म में करता है। तो स्टूडेंट याद रखना है, जब भी हम किसी एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये एज इट इज हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, ये हाइड्रोक्सोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब जो फ्रेश रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च है, जो रिसेंट रिसर्चेज है, उसके मुताबिक होता क्या है, वो बताया गया उसके अंदर कि एक हाइड्रोजन आयन 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाता है। इन सिमिलर वे एक हाइड्रोक्सल आयन भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एज इट इज जैसे आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए चीजें हैं। ओके स्टूडेंट, अब एग्जिस्टेंस के अंदर हम देख सकते हैं कि बेस से ये वाटर है H2O वाटर, और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन आयन। अब इसके अंदर ये जो रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर ऐड होगा तो ये बनेगा हाइड्रोक्सोनियम आयन। ओके स्टूडेंट, तो इसको लिखना कैसे है, HO, ये H हो गया और ये H। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। उसकी वजह क्या है, ऑक्सीजन 2 बाड बनाता है, जबकि तीसरा बाड इसने बनाया है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, हाइड्रोक्सोनियम आयन है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, इस तरह पानी के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि एक हाइड्रोजन आयन 4 वाटर के मॉलिक्यूल से कैसे सराउंड होता है। तो ये इसके अंदर हम स्ट्रक्चर के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, ये सेंटर में हाइड्रोजन आयन आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे आप क्या करें, ऑक्सीजन को शो कर दें, यहाँ पे भी ऑक्सीजन को, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन आ गई है। अब इनको ऊपर लोन पेयर शो कर दें, एक लोन पेयर ये हो गया और दूसरा ये, इसका ये लोन पेयर ये। यहाँ पे हमने इसका लीवर स्ट्रक्चर ही शो करना है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होती है। ये देखिए, लोन पेयर और हाइड्रोजन के दरमियान, यहाँ पे भी लोन पेयर और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग, ये बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसको आप मुकम्मल कर ले, ये ऐसे। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन लगा दें सबके साथ, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आयन, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, तमाम हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव लगा दें। ये चीज होगी। अब यहाँ पे देख लें, ये सिंगल हाइड्रोजन है सेंटर के अंदर, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से एक हाइड्रोजन आयन को 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करके रखते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट करता है इन वाटर मॉलिक्यूल। या दूसरी शक्ल क्या है, हाइड्रोक्सोनियम आयन की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, वो होता है H3O+। ओके स्टूडेंट, यहां तक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जो चीज डिस्कस करने वाली है वो आर्हीनियस एसिड और बेस, उसके दरमियान अगर रिएक्शन हो तो वो किस तरह का हो सकता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, साल्ट बनाते हैं, साथ में वाटर। व्हेन आर्हीनियस एसिड एंड बेस रिएक्ट, एसिड प्लस बेस ये रिएक्ट करेंगे, इससे क्या बनेगा, साल्ट और प्लस वाटर।
ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। व्हेन एसिड, एसिड कौन सा होगा, आर्हीनियस एसिड, और बेस कौन सी होगी, आर्हीनियस बेस। व्हेन आर्हीनियस एसिड एंड आर्हीनियस बेस रिएक्ट दे विल फॉर्म salts and water. Such type of reactions are known as neutralization reactions. Okay student, तो डेफिनेशन आई होप के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं एसिड को, HCl। HCl हमें पता है डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन, और प्लस क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर क्या बनाती है, सोडियम प्लस और OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे याद रखना है ये 1 मोल था इसलिए हाइड्रोजन का भी 1 मोल, ये 1 मोल है इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल का भी 1 मोल। अब होता क्या है, ये जो 1 मोल ऑफ H है, H पॉजिटिव, और 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे क्या हरारत खारिज होती है। इसलिए जो एसिड बेस रिएक्शन है अमूमी तौर पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इनसे हरारत खारिज होती है। तो ये क्या बनेगा, H2O। ओके स्टूडेंट, अब 1 मोल हाइड्रोजन आयन 1 मोल OH आयन, इससे क्या बन गया, H2O। अब यहाँ पे जो रिएक्शन में देखें, ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्सल आयन है। अब इन दोनों ने तो रिएक्शन कर लिया, इससे बन गया वाटर। अब बाकी रिएक्शन के अंदर क्या बचा है, हमारे पास रिएक्शन के अंदर 2 चीजें बची हैं, एक सोडियम आयन बचा है और दूसरा क्या है, क्लोराइड आयन बचा है। तो बच्चे आपने ये समझना है कि जब एसिड बेस रिएक्शन होता है, जो भी साल्ट बनता है वो ऐसे नहीं होता जैसे हम डेली यूज करते हैं NaCl को, यहाँ पे NaCl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब अपने स्पेक्टेटर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो सोडियम आयन स्पेक्टेटर और क्लोराइड आयन स्पेक्टेटर की फॉर्म में, मीन टू से ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। स्पेक्टेटर मीन क्या होता है, तमाशाई होते हैं, इससे मुराद ये होता है कि ये फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली क्या होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस ये बुनियादी तौर पर जब वाटर को आप इवेपोरेट करवाएंगे तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, इससे बनेगा NaCl। ओके स्टूडेंट, तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर जो चीजें डिस्कस की गई हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, और जो इसके अलावा भी चीजें डिस्कस की गई हैं वो है मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। तो स्टूडेंट याद रखना है मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, यहां पे हम इसको डिस्कस करते हैं। मिनरल एसिड्स, mineral acids are those acids which are derived from the minerals। मीन टू से मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं जो उनसे हासिल किए जाते हैं, उनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। आमतौर पर मिनरल एसिड्स होते क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स which are completely dissociate in water। पानी के अंदर उनको डालें, वो मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में तब्दील हो जाए, उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और आम तौर पर मिनरल एसिड जैसे कि हमने डिस्कस किया है HCl HNO3। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गए डिफाइन कर लें, दोज एसिड्स which ionize completely in water। मैंने एक लफ्ज और बोला है वाटर की जगह पे, एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो इजी वर्ड है वो वाटर है तो उसको भी आप ले सकते हैं। दोज एसिड विच आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, ऐसे एसिड जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। हम लिखेंगे H2SO4, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कितने बनेंगे, 2, और सल्फेट आयन बनेंगे -2। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एक्वस मीडियम लिख दें या वाटर लिख दें या उसका फार्मूला लिख दें, ये H2O। ओके स्टूडेंट, अब ये मैंने एग्जांपल डिफरेंट क्यों लिया है, ये दोनों एग्जांपल भी यहाँ पे ली जा सकती थी। मैंने आपको एक टॉपिक समझाना है, छोटा सा टॉपिक है, वो है प्रोटिक एसिड्स। बेटा आपने समझना है यहाँ पे ये जो HCl है ये मोनोप्रोटिक एसिड है, ये डिसोसिएट होके क्या दे रहा है,
एक सिंगल हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड। इसी तरीके से ये HNO3 भी डिजॉल्व होके एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, मोनोप्रोटिक एसिड होगा। ओके स्टूडेंट, तो मोनोप्रोटिक एसिड है, यहाँ पे H2SO4 डिजॉल्व होके कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है, 2 दे रहा है, इसलिए ये क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये डाइप्रोटॉन है, तो ये एसिड क्या होगा, डाइप्रोटिक होगा। इसी तरीके से हमारे पास और भी एसिड हो सकते हैं, जैसा कि H3PO4, HClO4, तो ये सारे क्या हैं, मिनरल एसिड्स हैं, और इसके अलावा इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कहते हैं। ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑल द मिनरल एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल सी आप डेफिनेशन लिख के इसको एग्जांपल के तौर पर H2SO4, HCl, HNO3 अगेन आप लिख के इसको डिसोसिएट करके दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स पर। सॉरी, अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर ले, वीक एसिड्स क्या होते हैं। वीक एसिड में आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे मैंने बोला कि तमाम जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं किसे हैं, ऐसे एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन भी हो, वो हाइड्रोजन आयन भी दे सकता हो, लेकिन उसके अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, तो ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हम लेंगे, तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर लें। क्यों, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड को डिफाइन करते हैं हम। वीक एसिड को कैसे लिखेंगे, वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। दोज एसिड्स which do not completely ionize in water। ऐसे एसिड जो वाटर में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं एसिटिक एसिड की, CH3COOH। ये है एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड है। तो इसको आप क्या करेंगे, डिसोसिएट करवा दें। जब डिसोसिएट करवाएंगे वाटर के अंदर तो क्या बनेगा, यहाँ पे एसीटेट आयन बनेगा, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ओके स्टूडेंट, और ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। मैंने जैसे कि आपको बताया ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन क्या है, वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन भी दे और साथ में कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो, इसलिए ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। और एक्वस मीडियम में क्या देगा, ये हाइड्रोजन आयन देगा। लेकिन अब इसको वीक क्यों कहते हैं, मुकम्मल तौर पर हल ना होने से मुराद क्या है। तो बेटा आपने समझना है, अगर आप क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड के 1000 मॉलिक्यूल लेते हैं, कितने, 1000। अब 1000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 1 क्या बनेगा, 0.132% क्या होता है, आयोनाइज होता है। 0.132% आयोनाइज होगा। मीन टू से 1000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल इसके क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो बाकी सारे के सारे एसिटिक एसिड की फॉर्म में रहते हैं और सिर्फ इतने मॉलिक्यूल चेंज हुए हैं। इससे मुराद ये है कि ये बहुत ही वीक एसिड है। इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है, ये होता है HC≡OH। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या देगा, ये भी हाइड्रोजन आयन देगा, ये फॉर्मेट आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। अब इसकी जो है आयोनाइजिंग पावर क्या है, वो भी बहुत कम है। वो कितनी है, वो 0.62 है परसेंट है। अब ये फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, ये भी बहुत कम जो है ना, सॉरी इसकी जो पावर होती है 1.6 के करीब होती है। मतलब क्या है, ये 1000 में से 1000 मॉलिक्यूल अगर इसके हों
तो इसमें से 13 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं और बाकी 9, 8, 7 मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में ही रहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस वजह से ये भी क्या है, वीक एसिड है। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, इसकी एग्जांपल्स होगी। अब आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट जो है बेसिस पर। ओके स्टूडेंट, अब बेसिस में भी क्या होती है, कुछ बेसिस होती है स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, दोज बेसिस which are completely ionized in water। मतलब क्या है, जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाए। इसकी जो एग्जांपल्स हमने देखी हैं, जैसा कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, तो ये, और पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, तो ये वाली क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएंगी भाई, ये हाइड्रोजन सोडियम आयन हो गया और प्लस क्या, OH आयन हो गया। इसी तरीके से पोटाशियम आयन हो गया और साथ में OH आयन हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मतलब क्या, ये वो बेसिस होती हैं जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए। मतलब अगर 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 के 1000 ही तब्दील हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट जो है वीक बेसिस पर। वीक बेसिस कौन सी होती हैं, जैसे वीक एसिड थे, वीक बेसिस भी ऐसी बेसिस होती हैं जो वाटर के अंदर मुकम्मल तौर पर हाइड्रोक्साइड आयन ना दें, मीन टू से बहुत कम मिकदार में आयोनाइज होती हों। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं ये वाली बेसिस। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, दोज बेसिस which do not completely ionize in वाटर, जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो। इसकी जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड ALOH टेकन 3। ओके स्टूडेंट, तो ये जब पानी के अंदर डिसोसिएट होती हैं तो बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयन बनाती हैं। तो OH आयन, यहाँ पे 3OH आयन प्लस क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अच्छा इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH टेकन 2। तो यहाँ पे इसको भी क्या कहेंगे, कैल्शियम प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा, 2OH आ जाएगा। तो मेन टू से अब रिएक्शन में तो आपको ऐसे नजर आ रहा है जैसे मुकम्मल तौर पर ये आयोनाइज हो गए, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं होता। ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन ऐसे बनाएगा, लेकिन कितने परसेंट बनाएगा, तो वो क्या होगा, 100 में से 1%, 2%, 3%, इतने फीसद आयोनाइज होती है। बहुत कम आयोनाइजिंग पावर होती है इनकी, इसलिए ये सारी क्या कहलाएंगी, वीक बेसिस कहलाएंगी। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक जो चीजें आपने कवर की हैं, मैं दोबारा से आपको समरी बता देता हूं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया एसिड्स को, ठीक हो गया, उसके बाद बेसिस को, उसके बाद एग्जिस्टेंस की बात की है, जो प्रोटॉन जो एग्जिस्ट करता है 4 वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करता है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद हम आए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर, जब आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया है, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्कस किए हैं, फिर हमने ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग बेसिस, उसकी एग्जांपल्स, वीक बेसिस, उसकी एग्जांपल। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, आर्हीनियस एसिड और बेस कंसेप्ट में आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस कंसेप्ट में आर्हीनियस के नजरिया में कौन सी खामियां थी जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे एसिड्स और बहुत सारे बेसिस को ये डिफाइन नहीं कर सकता था। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए इस टॉपिक को तैयार कीजिए। और सबसे जो अहम बात है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली हर वीडियो के लिए आपको इन्फॉर्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।